सो आज हम लोग को 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना है, लेकिन 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपको अब बता दूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोग को पता है हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग इनकम टैक्स एक्ट, ओके, 1961 पढ़ रहे हैं, ओके। फिर हम लोगों ने इसमें सबसे पहली चीज़ पढ़ लिया गया, हु इज़ असेसी। सबसे पहली चीज़, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए असेसी कौन होता है। तो द टैक्स पेयर, या फिर कह सकते हो द पर्सन हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नोन एज असेसी। जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है उसी को असेसी कहते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज प्रीवियस ईयर। तो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हम इनकम कमाते हैं, ठीक है। तो जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हम प्रीवियस ईयर के इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, या फिर कह लो हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स कैलकुलेट भी करना है, पे भी करना है, इवन आईटीआर रिटर्न भी फाइल करना है, मीन्स आईटीआर, ओके। तो इसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा पर्सन क्या होता है, हु इज पर्सन। तो सिंपल सी बात है, पर्सन ही असेसी होगा। ये जो पर्सन है, पर्सन ही तो असेसी बनेगा। तो सवाल उठता है पर्सन होते कितने तरह के हैं। तो इसके उसके बेसिस मैंने इसको दो तरीके से बांटा था। एक था क्या, एक होता है क्या लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस हम लोग पता करते हैं पर्सन की। अब लीगल स्टेटस क्यों पता करते हैं, ताकि हमें रेट ऑफ टैक्सेस पता चल सके कि किस रेट से टैक्सेस हमें चार्ज करना है। क्योंकि अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग क्या होता है, टैक्स का रेट होता है। इंडिविजुअल का टैक्स रेट अलग होता है, ग्रुप का टैक्स रेट अलग है। फिर नेक्स्ट हम लोग को होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी हमें पता होना चाहिए। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पता लगाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि बंदे ने इनकम कमाई कहाँ पे है, यानी स्कोप ऑफ इनकम क्या है, उस बंदे ने वो इनकम कहाँ से कमाई है, ये पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने लीगल स्टेटस कंप्लीटली पढ़ लिया था, ठीक है। लीगल स्टेटस हमने पढ़ लिया था कि इंडिविजुअल कितने तरह के, तो इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सातों तरह के असेसीज हमने पढ़ रखे थे। फिर हमने पढ़ा इनकम, यानी हेड ऑफ इनकम, सॉरी। तो व्हाट इज हेड ऑफ इनकम, ये हमने पढ़ लिया। तो हेड ऑफ इनकम, जैसे मैंने बताया था, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो दैट वाले इनकम के 5 हेड भी होते हैं। जिस तरह से हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उसी तरीके से इनकम के भी कितने हेड हैं, 5 हेड हैं। सबसे पहला क्या था, सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर इसके बाद था क्या, कैपिटल गेन। फिर इसके बाद क्या था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो घूम फिर के टोटल इनकम के कितने हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। फिर हम लोगों ने एक चीज में डिफरेंस करना सीखे, हेड्स ऑफ इनकम, ओके। हम एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, म्यूट होना, म्यूट ऑल कर देते, तो अब सही है। अब देखिए यहाँ पे हेड्स ऑफ, फिर हमने पढ़ा था हेड्स ऑफ इनकम एंड वर्सेस, कह लो वर्सेस हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ इनकम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या फ़र्क है। सोर्स ऑफ इनकम, तो मैंने ये भी बता दिया था कि हेड्स ऑफ इनकम 5 ही हैं। इनके अलावा आप चाहे जिस जिस भी तरीके से इनकम कमाओ वो इसी 5 हेड्स में आएगी। लेकिन एक हेड के अंदर बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। जैसे पीजीबीपी के अंतर्गत हो सकता है कि आपके पास एक नहीं बल्कि कई बिजनेस है। अगर सपोज करें आपके पास 5 बिजनेस है तो इनकम के सोर्स तो 5 हुए, लेकिन हेड्स ऑफ इनकम तो एक ही है, कौन सा, दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सभी के सभी पीजीबीपी में ही आएंगे। अब देखते हैं आगे, ये तो हो गया हेड्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। आज हम लोग को पढ़ना था क्या, आज का जो टॉपिक है वो ग्रॉस टोटल इनकम। अभी तक तो हम लोग बस रिकैप कर रहे थे। तो ग्रॉस टोटल इनकम होता किसे, कहते किसे हैं। तो सिंपल सा, अगर आपसे कोई अगर पूछे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, सम ऑफ 5 हेड्स, है ना। पांचों हेड की इनकम को जो हम लोग टोटल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम के बाद फिर एक नया शब्द उठता है,
ग्रॉस टोटल इनकम तो हमने पढ़ लिया। फिर अब एक सवाल और उठता है कि सर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ये बताइए टोटल इनकम किसे कहते हैं। टोटल इनकम या फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टैक्सेबल इनकम। ध्यान रहे दोनों शब्दावली अलग अलग, मतलब नाम बस देखने में लगता है बट दोनों चीज़ एक ही है। यानी कोई किसी ने आपसे पूछा टोटल इनकम क्या होती है या टैक्सेबल इनकम क्या होती है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कैसे निकालें ये भी हमें आज सीखना है। तो दो चीज़ों को हमें अच्छे से समझना होगा, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम या फिर कह लें टैक्सेबल इनकम। तो चलिए हम लोग बुक को रेफर करते हैं। ओके, सो बुक मेरे ख्याल से सब लोग को दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ईजिली आप किसी को भी इसको समझा सकते हो कि पांचों हेड के जब इनकम को टोटल करते हैं उसी को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम टू अराइव एट द टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ विच टैक्स इज चार्ज्ड एज सोन बिलो। जैसे देखो यार, एक तरफ इन्होंने पर्टिकुलर लिखा, एक तरफ इन्होंने रुपीज लिखा, ठीक है ना, दैट मीन्स अमाउंट। कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आपको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिखेंगे, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर है तो उसको ऐड करेंगे। इन सब इनकम को टोटल करने पे हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो अब ग्रॉस टोटल इनकम तो हमें पता चल गई। अब टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कोई आपसे पूछता है तो सिंपल से आपको आंसर देना है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस लेस कर देते हैं, फिर से ध्यान से समझिएगा, जब ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस लेस कर देते हैं, डिडक्शन कौन सा, अंडर सेक्शन 80C से 80U, हम लोग आगे पढ़ेंगे 80C से 80U की कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं। तो वो डिडक्शंस हम लोग लेस करेंगे, उसके बाद जो इनकम बचेगी उसी को टैक्सेबल इनकम कहेंगे और उसी पे हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की गवर्नमेंट हमें ये बताती है कि आपको टैक्स कैसे देना है, प्लस हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो हमें ये भी गाइड करता है कि हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं और उस रिड्यूस्ड इनकम पे हम गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यही है डिडक्शन का माजरा। कोई आपसे अगर टोटल इनकम पूछता है ना, टोटल या टैक्सेबल इनकम, तो सिंपल सी लाइन बोलना है, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शंस को लेस कर देते हैं दैट इज नोन एज क्या, टोटल इनकम। अब डिडक्शंस कौन कौन से हैं, 80C से 80U है इंडिविजुअल एनएचयूएफ के लिए, तो वो और भी कई लोगों के लिए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे डिडक्शन चैप्टर में, जब पांचों हेड ऑफ इनकम हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है, जब आप टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे, हो सकता है वहाँ पर अमाउंट कुछ ऐसे आए जिसको आपको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़े। अब राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, ध्यान रखना, अभी तक आपने जहाँ पर भी इवन टैली में, इवन कहीं भी आपने पढ़ा है या फिर कहीं भी दुकान से सामान खरीदते हो, तो राउंड ऑफ जो होता है बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो वो जो होता है वो ₹1 के कंडीशन में होता है, वन यानी कि 1 रुपये। अगर 50 पैसे या 50 पैसे से ऊपर का अमाउंट होता है लास्ट में, तो ऐसे में हम लोग उसको 1 रुपया ले लेते हैं, और अगर 50 पैसे से कम होता है तो उसको नॉर्मली हटा दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सब जगह यूज होता है, कॉमन राउंडिंग ऑफ इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में जो राउंड ऑफ होता है वो ₹1 में नहीं होता है, वो ₹10 में होता है। ₹10 मतलब क्या हो गया, देखो लिखा है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, जबकि नॉर्मली हम लोग अभी तक पढ़े थे नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ ₹1। अब है क्या यहाँ पे, अगर ₹5 या ₹5 से ज़्यादा अगर लास्ट का अमाउंट रहता है, जैसे सपोज अगर किसी का अमाउंट है 65,575 रुपये या 76 रुपये, तो 76 को हम लोग 80 कर देंगे। ठीक है, तो टोटल इनकम ऐसे राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर 65,574 रुपये, वो 4 रुपये हटा दीजिए, 65,570 रुपये हम लोग टोटल इनकम मेंशन करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।
the total income so computed will have to be rounded off to the nearest multiple of rupees 10. That is if the last figure in the rupee element is 5 or more, it should be rounded off to the next higher amount, which is multiple out of rupees, just like 42,664.97 भी हो. अब ये नहीं कि आप 65 कर देंगे और 5 का मतलब उसको 70 कर देंगे, ऐसा नहीं है. It should be rounded off to 42,660 rupees. यहाँ पे 4 रुपये 97 से हटा देंगे. बोले ना 5 रुपये ज्यादा होता तब राउंड ऑफ करते, लेकिन ये अगर 5 रुपये 97 होता तो यहाँ पे 42,670 रुपीज हम लोग लिखते. तो मेरे ख्याल से राउंड ऑफ भी आ गया. राउंड ऑफ का सेक्शन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है नहीं. तो राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम ये भी एक इसका भी एक सेक्शन है, वो सेक्शन मैं नहीं मेंशन किया हूँ यहाँ पे, बुक्स में मेंशन नहीं है. अब हम लोग देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं या कोई एक्ट पढ़ते हैं, कोई कानून पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे ये सब शब्द आने लगेंगे. कौन से शब्द? सेक्शन, ये सेक्शन, वो सेक्शन. तो सेक्शंस पे अभी हमें नहीं जाना, ठीक है ना. हम लोग को केस लड़ना वड़ना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जस्ट लाइक उन्हें सेक्शन वाइज ही लोग बोलते हैं, उनका नाम नहीं बोलेंगे. कई लोग सेक्शन वाइज पूछते हैं. अच्छा बताओ व्हाट इज 87A, व्हाट इज द अंडर सेक्शन 87A क्या कहता है? 244 234A क्या है? 234B क्या है अंडर सेक्शन? या अंडर सेक्शन 234A क्या है? तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेक्शन वाइज ही हमें पता होने चाहिए. तो मैं वहाँ पर आपको गाइड करूँगा, है ना, कि कौन से सेक्शंस हमें दिमाग में रखने हैं. फिलहाल इन सब चीज़ों के सेक्शंस को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना इनकम टैक्स जो लॉ है उसमें राउंड ऑफ का भी सेक्शन होता है, ग्रॉस टोटल इनकम का भी सेक्शन है, 5 हेड्स ऑफ इनकम का भी सेक्शन है. यानी जितने भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है ना, पर्सन को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, असेसमेंट ईयर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, प्रीवियस ईयर असेसी को, सबको किसी ना किसी सेक्शन में डिफाइन किया गया है. तो हम अभी ये सारे उन सब में सेक्शन, इतने सेक्शंस की इम्पोर्टेंस नहीं है. सो आई एम नॉट टीच यू दैट थिंग्स. मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी. जहाँ पे इम्पोर्टेंस मुझे लगेगा कि हाँ ये सेक्शंस आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए और ये सेक्शंस आपको दिमाग में भी रख लेना चाहिए, मैं वहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दूंगा. ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग टैक्स रेट की. टैक्स रेट ये कौन सा है? फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 दिया है, बट हमें 17-18 का नहीं पढ़ना है. हम लोग बुक को रेफर करेंगे. हम लोग के बुक में देखिए क्या लिखा है, आई थिंक 1920 होगा. ठीक है, हम लोग 1920 का असेसमेंट ईयर हम लोग पढ़ेंगे, और 1920 के साथ साथ मैं आपको 2021 का भी पढ़ाऊंगा, है ना. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. हम लोग को स्लैब रेट हम लोग को पढ़ना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. अब ये स्लैब रेट समझते हैं हम लोग. स्लैब रेट होता क्या है? इसको हम लोग, कई लोग स्लैब टैक्स रेट कहते हैं, स्लैब रेट कहते हैं. और ये जो टैक्स का रेट जो है, आपको ध्यान रहे, ये जो टैक्स रेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये किस लीगल स्टेटस का डिफाइन कर रहे हैं? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का. इंडिविजुअल एचयूएफ का क्या है, नॉर्मली एक ही स्लैब रेट है, उसी स्लैब रेट से लोग टैक्स देते हैं. ठीक है, तो ये है क्या? सबसे पहली चीज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले एसएससी, है ना, एज बिलो 60 ईयर. सबसे पहले हम इनकम समझेंगे, है ना. अब ये रेट ऑफ टैक्सेस है. रेट ऑफ टैक्सेस ये देखिए है कितने. सबसे पहले तो एक निश्चित इनकम तक आपको क्या है, नील, कोई टैक्सेस नहीं देने होते हैं. फिर एक निश्चित इनकम से ऊपर जाते हो तो 5%, फिर 20%, फिर 30%, इस तरह से टैक्स के रेट्स बनाए गए. अब हम लोग उन असेसीज की बात करेंगे. असेसीज एज बिलो 60 ईयर. अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है, बिलो मतलब कम, ठीक है, तो अगर आपकी एज
60 साल से कम है, जैसा कि आप सभी की है, ठीक है ना, मेरी भी है। मेरे को 60 साल या उससे ऊपर मत समझना, ठीक है, मैं भी 60 साल से कम ही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एज बिलो 60 ईयर अप टू 2,50,000, 2 लाख शुरू के 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्सेस नहीं देना है। अगर मैं साल भर 2.5 लाख रुपए तक कमाता हूँ तो मुझे 1 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, ध्यान रहे। अगर हम साल भर का 2.5 लाख मान के चले तो करीबन 21,000 रुपये आप ले सकते हो, अप्रॉक्सीमेट 28,000 समथिंग आएगा, सॉरी 20,800 समथिंग आएगा। तो हर महीना अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो तो मोटा मोटी 2,40,000 हो गया, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना। अगर आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हो तो आपको 1 रुपया इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं एग्जेम्पशन लिमिट, जिसपे कोई टैक्सेस नहीं देना है, तो इसको हम लोग एग्जेम्प्ट कहते हैं। तो आपका एग्जेम्प्ट है 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट, एग्जेम्प्ट मतलब कर मुक्त। फिर अगर आपके इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है और 5 लाख रुपए तक के बीच में रहती है तो ऐसे में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है, 10 लाख तक है, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 10 लाख से ऊपर होता है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है रेट ऑफ टैक्सेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। ये किसके लिए है, ऐसे लोग के लिए जिनकी एज बिलो 60 ईयर। अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं, मैं हमने यहाँ पे आ जाता हूँ। सीनियर सिटीजन एज, अब यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पे लिखना क्या चाहिए, सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर से अबव हो या इक्वल हो, है ना। एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ईयर, है ना। बट बिलो यानी लेस देन बिलो 80 ईयर, है ना। ये सब हटा दो, ठीक है। तो अगर किसी भी सीनियर सिटीजन की बात हो रही है, सीनियर सिटीजन मतलब एज जिनका क्या है 60 साल या 60 साल से ऊपर है बट बिलो 80 ईयर है, तो ऐसे में उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट यही थोड़ी बढ़ जाती है, 3 लाख रुपए। नॉर्मल सिटीजन के लिए कितना है, 2.5 लाख रुपए। इनके लिए कितना है, इनके लिए है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक अगर साल भर में कमाते हैं तो इन्हें 1 रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें तो कितना हुआ भाई, 25,000 रुपये। अगर एक महीने में 25,000 रुपये तक कमाते हैं पर मंथ, सीनियर सिटीजन को नॉर्मली पेंशन वेंशन मिलता है अगर नौकरी वोकरी कर रहा हो या समथिंग। अगर बिजनेस कर रहा है तो ठीक है, 3 लाख रुपए तक के अगर उसको प्रॉफिट है साल भर में, उसको 1 रुपया टैक्स नहीं देना, एग्जेम्प्ट इनकम। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन की एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है, वो है 3 लाख रुपीज़। अब 3,01 रुपीज़ से लेकर के अगर 5 लाख तक अगर कमाता है तो ऐसे में उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक सेम वही 20%, 10 लाख से ऊपर सेम वही 30%। यानी बस फर्क कहाँ पे देख रहा हो, सिर्फ पहला वाला पॉइंट में, एग्जेम्पशन लिमिट। यानी नॉर्मल सिटीजन को 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है और सीनियर सिटीजन को 3 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट मिल रहा है। अब हम बात करेंगे, एक नया कैटेगरी बनाया गया है, सुपर सीनियर सिटीजन। नाउ व्हाट इज सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जिसका एज क्या है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 80 साल हो या 80 साल से अबव हो। इफ योर एज इज ग्रेटर देन 80 ईयर और इक्वल टू 80 ईयर, है ना, तो ऐसे में आप किस में आ जाओगे, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन एज 80 ईयर, 80 ईयर से अबव, उन सबको सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन बोला गया है। अब इनके लिए देखिए एग्जामेशन लिमिट कितनी है, और ज़्यादा, 5 लाख। 5 लाख तक आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना होता है ना। 40,000 समथिंग अगर पर मंथ भी कमा रहे हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब क्या है, अब 5 लाख से 10 लाख, अब देखो इनको 5% वाले स्लैब में आते ही नहीं है, सीधे आते हैं किस पे, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे इनको सीधे कितना देना है, 20% टैक्स देना है कि नहीं है। अब 10 लाख से ऊपर अगर इनकम होती है तो उसे 30% टैक्स देना है। तो ये स्लैब रेट है, ये असेसमेंट ईयर 1920 का है। अब चलिए देखते हैं सरचार्ज कितना है।
सरचार्ज कितना देना पड़ेगा। यानी ये तो आपने टैक्सेस अभी सीखे हैं, ये टैक्सेस तो देने ही देने। अब इसके अलावा इनको क्या होता है, इनको सरचार्ज भी देना पड़ता है। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। तो सरचार्ज को समझेंगे। अब ये पुराना दिया है, इसमें हम लोग को नया वाला ऐड करना पड़ेगा। सरचार्ज क्योंकि चेंज हो चुका है, सरचार्ज ये हो चुका है। ये लाइन में उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए सरचार्ज कितना है, 10%। यानी सर सरचार्ज होता क्या है, पहले तो आप ये बता दो। चलिए ठीक है, बताता हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5%, 20%, 30% के हिसाब से तुमने टैक्स निकाल लिया। आप सपोज करो तुम्हारा टैक्स अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपये। कितना टैक्स अमाउंट आया है, 10,000। अब उस 10,000 जो टैक्स का अमाउंट है, उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा। और जब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। यू कैन से टैक्स के सर पे जो चार्ज लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं। ठीक, देखते हैं। 10% ऑफ इनकम टैक्स है ना। इफ नेट इफ इनकम, यहाँ पे क्या लिखा है, नेट इनकम। इफ नेट इनकम इज मोर देन 50 लाख, अगर तुम्हारा 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है ना, और 1 करोड़ से नीचे है, तो ऐसे में तुम्हें 10% सरचार्ज देना है। यानी 50 लाख से अगर ऊपर अगर तुम्हारी टोटल इनकम होती है ना, कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है, तो उसको ये टैक्सेस तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ उसको 10% का सरचार्ज भी देना है। 15% तब सरचार्ज देना पड़ेगा अगर उसकी नेट इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाए। 1 करोड़ से अगर ऊपर चला जाता है तब तो उसे 10% नहीं देना होगा, तब उसे 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। सवाल उठता है, सर ये क्यों सरचार्ज का नियम है, क्यों टैक्स के ऊपर और टैक्स लिया जा रहा है। अरे भाई देखो, सिंपल सी चीज़ है। गवर्नमेंट कहती है आप ज़्यादा इनकम कमा रहे हो, आप ज़्यादा इनकम कमा रहे हो तो आप ज़्यादा योगदान कर सकते हो, आप ज़्यादा टैक्सेस दे सकते हो, है ना। तो आप ज़्यादा इनकम कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स दो। तो और टैक्सेस वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला, दैट इज सरचार्ज, दैट इज कॉल्ड टैक्स पे टैक्स। नाउ नेक्स्ट, अभी मामला ख़त्म नहीं है, अब फिर एजुकेशन सेस है। इसके अलावा भी क्या देना पड़ता है, एजुकेशन सेस देना पड़ता है। अब सोचते हैं एजुकेशन सेस कितना है। एजुकेशन सेस 2% है। जो भी इनकम टैक्स और सरचार्ज का अमाउंट होगा दोनों जोड़ लेना। दोनों को जोड़ने के बाद अब जो अमाउंट आएगा उस पर 2% सेस भी लगेगा, एजुकेशन सेस। और ये जो एजुकेशन सेस लगता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन सेस। ठीक है, यानी ये प्राइमरी शिक्षा जो नहीं होता, मिड डे मील जिसमें मिलता है, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, है ना, जिसमें मिड डे मील मिलता है, स्कूल आप लोग देखे ही होंगे, है ना। तो उसके लिए 2% की का ये पैसा जाता है, सेस का अमाउंट। फिर है क्या, इसके अलावा सेकेंडरी हायर एंड एजुकेशन सेस भी वसूला जाता है 1% आप ही से, है ना। तो ये भी 1% देना, यानी दोनों मिला के 3% है। इसके अलावा एक और है, एक और सेस बनाया गया है। अब वो सेस देखिए क्या बनाया गया है, वो सेस बनाया गया है हेल्थ एजुकेशन सेस। हेल्थ सेस। तो हेल्थ सेस देखिए कितना है, तो हेल्थ सेस है आपका अगेन 1%। इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यानी इस समय जो टैक्सेस लग रहे हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो इस समय जो टैक्सेस लग रहे हैं वो आपका टोटल मिला के 4% लग रहा है सेस। ये जो सेस का अमाउंट है वो टोटल कितना है, ओके। चलिए अब ये डॉट पता नहीं कैसे आएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका सेस का अमाउंट। तो टोटल मिला करके कितना हुआ भाई, 2%, 1% 3 हो गया, और एक और प्रतिशत 4, यानी अब 4% टोटल सेस। ये सभी सेस है। अब सेस क्या होता है, सेस का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए, है ना। सेस अभी तक तो टैक्सेस बोल रहे थे, अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, सेस
सरचार्ज का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि और ज़्यादा टैक्स हम वसूल सकें असेसी से, उसे हम सरचार्ज कहते हैं। लेकिन ये सेस का अमाउंट सबको देना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप ज़्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ, लेकिन अगर आप टैक्सेस दे रहे हो देन यू हैव टू पे दिस सेस। यानी टोटल मिला के अगर हम लोग बात करें, टोटल हम लोग सीधे बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टोटल कितना है, 4% है ना, जो लगेगा किस पे, इनकम टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट के ऊपर, ये आपको पे करना पड़ेगा। सेस का मतलब क्या होता है, मैं ये समझा रहा था। सेस का मतलब होता है जिस काम के लिए इसको वसूला जा रहा है वो पैसा सिर्फ वहीं पे खर्च होगा, किसी और जगह पे खर्च नहीं होगा। कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस। तो देखो, टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट विल डिसाइड वेयर वी हैव टू स्पेंड दिस मनी, हमें वो पैसा कहाँ खर्च करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। लेकिन सेस का पैसा जो आता है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती वो कहाँ खर्च करना है, क्योंकि वो पहले से प्री डिसाइडेड है कि अच्छा ये एजुकेशन पे खर्च होगा, प्राइमरी वाले पे, ये सेकेंडरी हायर एजुकेशन पे, ये क्या है हेल्थ से, हेल्थ यानी हॉस्पिटैलिटी, इस पे खर्च होगा। तो ये पहले से एलोकेटेड है कि ये पैसा आ रहा है, ये सिर्फ वहीं के लिए आ रहा है, इस पैसे को गवर्नमेंट किसी और काम के लिए यूज कर ही नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है सेस और टैक्स में। वरना कई लोग से पूछा जाता है सेस और टैक्स में क्या फ़र्क है, तो बोल देते सर टैक्स इनकम पे लगता है और सेस टैक्स इनकम टैक्स के अमाउंट पे लगता है। तो ये सर सही वर्ड, ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सरचार्ज भी तो इनकम टैक्स पे लगता है। तो सरचार्ज और सेस में फिर फ़र्क क्या रह गया। अब सर बात करेंगे हम लोग कुछ रिलीफ की। रिलीफ मतलब कुछ छूट, जी हाँ, रिबेट दिया गया है। रिबेट कैसे दिया गया है, अंडर सेक्शन 87 है। देखो आ गया आपका एक पहला सेक्शन जो आपको पढ़ना है, वो है अंडर सेक्शन 87A। नाउ व्हाट इज 87A? हेलो, ओके, व्हाट इज 87A? तो 87A क्या है, बेसिकली ये है रिबेट, रिबेट का सेक्शन। A residential individual whose net income does not exceed 5 lakh can avail rebate of, सर जी हाँ, लिमिट का मतलब क्या होता है सर? रिबेट मतलब होता है एक तरीके की छूट, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही है, छूट दे रही है, चलो ठीक है, तुम इतना टैक्स, तुम्हारा टैक्स में से हम इतना टैक्स माइनस कर दे रहे हैं। तो जब तुम्हारे टैक्स में कोई अगर माइनस कुछ कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको हम रिबेट कहते हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है, एक राहत है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा, चलो अगर तुम्हारा 7,000 रुपये टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, इतना टैक्सेस माइनस कर लो, तुम इतना ही टैक्स दे दो, दैट इज कॉल्ड रिलीफ या कह लो रिबेट। लिमिट। हाँ, और रिबेट जो है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, 87 है, बड़ा फेमस सेक्शन है। अब इसमें है क्या, रेजिडेंशियल रेजिडेंट इंडिविजुअल whose net income does not exceed 5 lakh can avail rebate of 87A। it, ये क्या लिखा है, it will be deduct, क्या लिखा है, it will be deducted होना चाहिए ना, it will be deducted, तो मैं डिडक्टेड कर देता हूँ, डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग एजुकेशन सेस। पहले सेस कैलकुलेट करने से पहले जो सेस कैल, सीधे एजुकेशन लिख दिया, अब क्या हेल्थ एंड एजुकेशन है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कैलकुलेट करने से पहले ये रिबेट आपको दे देना है। द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स अमाउंट, और 5,000 नहीं, अब ये अमाउंट हो गया 12,500, 12,500 विच एवर इज लेस। तो अच्छा खासा रिबेट है सर, 12,500 का रिबेट दे रही है गवर्नमेंट। तो दोनों में से जो क्या हो, विच एवर इज लेस, आप रिबेट ले लो, एंजॉय करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं रिबेट की, तो 12,500 का रिबेट अवेलेबल है सर।
अच्छा खासा रिबेट है। यानी कि सपोज करो तुम्हारी इनकम 4.5 लाख रुपए है, या चलो 4 लाख रुपए ले लेते हैं। तो 4 लाख रुपए अगर तुम्हारी इनकम है तो 2.5 लाख पे नील हो गया तुम्हारा टैक्स। शुरू के 2.5 लाख पे तुम्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। फिर 2.5 लाख से 4 लाख कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस हुआ। उस 1.5 लाख पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा, है कि नहीं है? तो 1.5 लाख पे अगर तुम्हें 5% अगर टैक्स लगा रहे हो तो कितना हुआ, 7,500 रुपये। गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो भी आपका इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा, यानी 7,500 रुपये या 12,500, जो दोनों में से कम हो उतना माइनस कर लो। तो भैया 7,500 लेस होगा, 7,500 में से 7,500 गया, यानी 1 रुपया टैक्स नहीं देना। घूम फिर के तुम 5 लाख रुपए तक की इनकम कमाओगे, तुम्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। फिर से समझाता हूँ। 2.5 लाख तक, मान लो 5 लाख रुपए इनकम है, पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5 लाख रुपए डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस पे 5% टैक्स है, यानी 12,500 रुपये। और 12,500 का तो रिबेट मिल जा रहा है, तो यानी कि तुम्हें 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख से ऊपर हुई, जैसे तुम्हारी इनकम हो गई, टोटल इनकम 5,01 रुपया भी हो गई, तो तुम्हें ये रिबेट नहीं मिल पाएगा। ये रिबेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, डस नॉट एक्सीड 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे लोग को ये रिलीफ दिया जा रहा है जिनकी इनकम कम है, सिर्फ उन्हीं को ये राहत है, सबके लिए नहीं है। अगर तुम्हारा 5,01 रुपया हुआ, 5,10 रुपया हुआ, 5,100 रुपये हुआ, देन यू आर नॉट लाइबल टू टेक दिस रिबेट। आपको ये रिबेट नहीं मिल सकता है ना, अथॉरिटी है ही नहीं आपके पास। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया रिबेट का पॉइंट। अब हम लोग का ये कनेक्शन रिबेट हो जाएगा अभी, तुरंत आप लोग सर कनेक्ट कर लीजिए। सर हाँ बोलिए सर। कह रहे हैं सर रिबेट जो है गवर्नमेंट ही बस देती है। जाहिर सी बात है, रिबेट गवर्नमेंट ही देगी। डिबेट होता है, और सर सब्सिडी होती है, ये सब गवर्नमेंट ही तो देती है।